नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 होने वाला है और इसमें जो टॉपिक हम समझने वाले हैं सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा मानव पूंजी निर्माण यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। तीसरा टॉपिक रहेगा भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, और मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, उसको हम समझने वाले हैं। और आखिरी जो टॉपिक रहेगा यानी कि इस वीडियो का आखिरी टॉपिक रहने वाला है वो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या है, रिसोर्सेज क्या है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानव पूंजी निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जो स्किलफुल जो ह्यूमन है उसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स हमारे पास हो सकते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट। अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आपको पूरे इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको एनिमेशन के थ्रू करवाया जाएगा। जो इंडियन इकोनॉमी जो हमारी बुक है, पूरा सिलेबस में आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आगे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकता है। तो चलिए फिर टाइम को बिना बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है ना। देखिए, मानव संसाधन की अगर हम बात करें तो मानव संसाधन एक तरीके से मानव की वो क्षमता है जिससे कि वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देगा, यानी कि मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं योगदान देगा। हर एक मानव के अंदर कोई ना कोई क्षमता होता है जिसके मदद से, जिसके हेल्प से वो क्या करेगा, उत्पादन की प्रक्रिया में यानी कि मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में योगदान देगा। ठीक है, अब जैसे कि एक किसान का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक किसान के पास ये क्षमता है कि वो अन्न उगा सकता है ना। एक फार्मर चीज़ों को उगाने की क्षमता रखता है। एक अगर हम साइंटिस्ट की बात करेंगे, एक वैज्ञानिक की अगर हम बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्षमता है कि वो ऐसी बीजें बना दे जिससे कि भाई खेती की क्षमता बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा पैदावारी हो सके, या नई चीज़ें बना दे। वो एक डॉक्टर की क्या क्षमता है, वो मरीजों की ट्रीटमेंट कर सकता है, भाई मरीजों का उपचार कर सकता है। तो ये उसकी क्षमता है और यही मानव संसाधन है। हम सभी मनुष्य कहीं ना कहीं एक संसाधन ही है। संसाधन यानी कि जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वही तो संसाधन है ना। तो ये मानव संसाधन की परिभाषा आप दे सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। अब हम मानव पूंजी निर्माण की परिभाषा को समझते हैं कि ये मानव पूंजी निर्माण है क्या। ठीक है, देखिए, यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जाती है जिसके पास क्या है, कौशल यानी कि स्किल है, जिसके पास एजुकेशन है और जिसके पास एक्सपीरियंस है यानी कि अनुभव जैसे गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं के मदद से वो क्या करेगा, देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास में मदद करेगा। तो यही मानव पूंजी निर्माण है। मतलब मानव पूंजी निर्माण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर क्या मौजूद है, कौशल यानी कि स्किल है, एजुकेशन है और नॉलेज है। समझ लो, तो ये मानव पूंजी निर्माण की परिभाषा हो गई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की परिभाषा हो गई। अब अगला टॉपिक है हमारा भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, फिजिकल यानी कि जो दृश्यमयी होगा, जो आपको दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास माइक है, मेरे पास बुक है, मेरे पास फ़ोन है, ये सब मेरे लिए क्या है, भौतिक पूंजी है, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम मानव पूंजी की बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, ये अदृश्य होता है। भाई मेरे पास जो नॉलेज है ना, जिसकी मदद से अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा है, वो दिखेगा नहीं आपको, वो अदृश्य है ना। अब जो भौतिक पूंजी होगा इसको आप बाजार में बेच सकते हो। ठीक है, मैं अपने फ़ोन को बाजार में बेच सकता हूँ भाई, मार्केट में जाके बेच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मानव पूंजी को भाई बाजार में नहीं बेचा जा सकता। मैं अपने नॉलेज को बाजार में नहीं बेच सकता हूँ। आप बोलेंगे कि भैया आप पढ़ा के ही तो कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को बेच ही रहे हो। भाई बेच नहीं रहा हूँ, मैं सेवा दे रहा हूँ, है ना। अब मेरे नॉलेज को तुम उठा के थोड़ी नहीं ले जाओगे अपने घर पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज को आप अपने साथ उठा के थोड़ी नहीं ले जाओगे। वो नॉलेज सब मेरे पास ही रहेगा। बस मैं क्या करूँगा, अपनी सेवा दे के आपको भी नॉलेजफुल बना दूंगा, है ना। तो यह एक तरीके से मानव पूंजी हो गया जिसको आप बाजार में नहीं बेच सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ भौतिक पूंजी की तरफ आए। भौतिक पूंजी स्वामी से पृथक होता है ना। जो भौतिक पूंजी होगा, स्वामी यानी कि मैं मालिक हूँ उसका, किसी चीज़ का, मैं फ़ोन का मालिक हूँ, वो मेरे से अलग होगा भाई, मेरे साथ नहीं है, वो मेरे अंदर नहीं है।
लेकिन जो मानव पूंजी है वो स्वामी से पृथक नहीं होता है। मेरा जो नॉलेज है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मेरे अंदर है मौजूद, ठीक है। उसको तुम मेरे अंदर से निकाल नहीं सकते हो, निकाल के कहीं फेंक नहीं दोगे, है ना, या कहीं जाके बेच नहीं दोगे मेरे नॉलेज को निकाल के और दूसरे को बेच दोगे, ये नहीं कर सकते ना तुम, है ना। तो भौतिक पूंजी स्वामी से पृथक होता है, लेकिन मानव पूंजी स्वामी से पृथक नहीं होता। देखो, भौतिक पूंजी में एक और पॉइंट आप बता सकते हो कि मूल्य ह्रास को टाला नहीं जा सकता। मतलब समय के साथ साथ क्या होगा ना, भौतिक पूंजी में के मूल्य में लगातार कमी होती जाएगी। जैसे कि मेरे पास कोई स्कूटी है, मेरे पास कोई बाइक है, मेरे पास कोई मशीन है, तो समय के साथ जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा उसकी कीमत लगातार कम होती चली जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो आयु के साथ, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, तो हो सकता है कि हमारे अंदर के जो स्किल है वो कम होता जाए, लेकिन फिर भी हम शिक्षा की मदद से, अपने स्वास्थ्य पर फोकस करके, अपने आप को ट्रेंड करके हम अपने मूल्य ह्रास को बचा सकते हैं, अपने स्किल को बचा सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। भौतिक पूंजी में आप लोग एक पॉइंट और बता सकते हैं कि भौतिक पूंजी के लाभ क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है। मतलब जो क्रेता है और जो विक्रेता है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, लाभ हानि का जो भी लेन देन होगा, यानी कि क्रेता से विक्रेता की तरफ लाभ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे केवल निजी लाभ होता है, निजी लाभ को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम मानव पूंजी की बात करें तो इसमें क्या होगा, सामाजिक लाभ का सृजन होता है। मेरे पास जो सेवा है, मेरे पास नॉलेज है, उससे मैं पूरे समाज का कल्याण कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाता हूं तो उसमें ये क्वेश्चन डाल दूंगा और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। वैसे तो मैंने अच्छा ही समझाया भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है ना, सोर्सेज क्या है, ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे ह्यूमन कैपिटल का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से आप लोगों को सुनना है और समझना है। सो गाइस यहाँ पे हम पहला पॉइंट बताएंगे शिक्षा पर व्यय। क्योंकि यार शिक्षा पर हर कोई व्यय करता है ना। आपके माता पिता कितना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ा सके, आपको एजुकेशन दे सके, है ना। तो एजुकेशन पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है क्योंकि उसके अंदर स्किल है ना, कौशल मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। तो शिक्षा पर व्यय सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य पर व्यय। देखो भाई, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सभी के लिए जरूरी है। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब कि आप अगर स्वस्थ हैं तो किसी भी काम को आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति देश के जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकता है। तो सरकार भी शिक्षा पर व्यय करती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी व्यय करती है। हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं, आपको इलाज मिल जाता है, फ्री में बहुत सारे इलाज आपको मिल जाते हैं, आपको दवाइयाँ मिल जाती है, ताकि मानव पूंजी का निर्माण हो सके, है ना। तीसरा पॉइंट नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, यानी कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको मिलती है। मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, जैसे कि जॉब के दौरान ही हर एक व्यक्ति को उसके फील्ड के बारे में नॉलेज हम दे सकते हैं, जिससे कि वो उस काम को और बेहतर ढंग से कर पाएगा। ऐसे बहुत सारी निजी फार्में क्या करती है, बहुत सारे लोगों को हायर कर लेती है, लेकिन हायर करने के बाद भी उनको एजुकेशन देती रहती है ताकि उनके अंदर और ज़्यादा स्किल आ सके, है ना। चौथा पॉइंट बताएंगे वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम। वयस्क यानी कि जो अडल्ट है ना, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कार्यक्रम चला सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की हम बात कर ले, माध्यमिक शिक्षा की हम बात कर ले, या फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसकी हम बात कर ले, उससे हट के, है ना, फॉर्मल जो एजुकेशन है उससे हट के हम उनको कुछ स्किलफुल सिखा सकते हैं, कुछ बेहतर सिखा सकते हैं, जिससे कि वो उत्पादन की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, है ना। पांचवा पॉइंट है स्थानांतरण यानी कि माइग्रेशन। अब भैया इससे कैसे मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो देखो, एक व्यक्ति किसी जगह पे रह रहा है, लेकिन अगर वो दूसरी जगह पे जाता है तो उसको ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मिल सकता है। जैसे कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करें जो कि बिहार में रहता है और बिहार में वो मजदूरी कर रहा है और उसको वहाँ पे मात्र 5,000 रुपये मिल रहा है मजदूरी करने के लिए, है ना, महीने का। लेकिन वही व्यक्ति अगर माइग्रेशन करता है, वो दूसरे जगह पे जाता है, वो साउथ इंडिया चला जाता है या फिर दिल्ली आ जाता है, तो उसको मान लो कि 10,000 12,000 मिल रहा है ना। तो इससे उसके इनकम में वृद्धि हो रही है। कई लोग माइग्रेशन करते हैं अच्छे एजुकेशन के लिए, है ना, या फिर बेहतर जॉब्स के लिए वो माइग्रेशन करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। आप एजुकेशन के लिए किसी बढ़िया जगह पे जा रहे हैं, है ना, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, है ना, बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं।
दूसरे देश के भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। तो किस लिए आते हैं? ताकि वो उत्पादन की प्रक्रिया में ज़्यादा योगदान दे सके, वो ज़्यादा चीज़ें सीख सके, है ना, अपने स्किल को बढ़ा सके। ठीक है, उसके बाद है सूचना पर व्यय। अब भाई मानव मूल्य निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि आप सूचना पर व्यय करो, क्योंकि लोगों को नौकरियों के बारे में जानकारी देना है ना, कहाँ पे क्या वैकेंसी निकल रही है, आपके अंदर योग्यता के अनुसार वैकेंसी कहाँ पे मिल जाएगी आपको, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो सूचना पर भी व्यय करना सरकार के लिए ज़रूरी होता है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस इसमें ही बता रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी टॉपिक समझाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आगे के जो टॉपिक है उसको समझा दिया जाएगा और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, अगले पार्ट में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चैनल को भाई अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।